महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई में कबूतर खानों को लेकर चल रहे विवाद की। किस तरह से अब एक जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय के बयान के बाद इस पूरे मामले पर राजनीति और भी तेज हो चुकी है और किस तरह से जैन समुदाय अब कबूतर खाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने की बात कह रहा है। इसके अलावा बात करेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत की, जिन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ कहाँ है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इसको लेकर उन्हें चिंता हो रही है और इस पूरे मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी खत में की है। इसके अलावा बात करेंगे शरद पवार के उस दावे की जिस पर उन्होंने कहा था कि चुनाव के पहले एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई थी जिसने 160 सीटें जिताने का दावा किया था और इस पर किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर पलटवार करने का काम किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सूर्य मनोज। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कबूतर खाने के पास कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाने को बरकरार रखने के बाद जैन समुदाय और भी आक्रामक हो चुका है। अदालती आदेश के बावजूद जैन समुदाय के कुछ लोगों ने दादर स्थित कबूतर खाने पर दाना डालना शुरू रखा है। हालांकि पुलिस इन पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। इसके चलते समुदाय ने कबूतर खाना बंद करने के फैसले के खिलाफ 13 तारीख से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठाने का काम करेंगे। कबूतर खाने पर बोलते हुए नीलेश चंद्र विजय ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह और भूख हड़ताल करेंगे। जैन समुदाय शांतिपूर्ण है और हथियार उठाना हमारा काम नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है और कबूतरों को मरने नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार के आदेश के बाद पक्षियों को दाना डालना शुरू हो गया है। ये सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर हो रहा है। पर्यूषण पर्व खत्म होने के बाद हम आगे का फैसला तय करेंगे। अभी हम शांत नहीं बैठेंगे। 13 तारीख से हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे। देश भर से जैन बंधु यहाँ धरने पर बैठेंगे। जीवन हमारे धर्म में है, फिर जैन धर्म को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मैं अकेले धरने पर नहीं बैठूंगा। देश भर से 10 लाख जैन बंधु यहाँ आकर भूख हड़ताल करेंगे। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने कहा है कि ये भी दिखाया जाना चाहिए कि शराब और चिकन खाने से कितने लोग मरते हैं। हमने नगर पालिका से कबूतरों को दाना डालने की अनुमति मांगी है। हमारे धर्म में लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी तक किसी भी जीव को नहीं मरना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एक नया विवाद छिड़ गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मनसे और ठाकरे गुट इस पर क्या रुख अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में कबूतर खाने पर राजनीति थम नहीं रही है। जैन समाज के बाद अब मराठी समाज भी मोर्चा निकालने की तैयारी में दिख रहा है। दादर कबूतर खाना मामले पर मराठी एकीकरण समिति ने आंदोलन का ऐलान किया है। मराठी एकीकरण समिति ने घोषणा की है कि दादर कबूतर खाना बंद हो चुका है और वो हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए। समिति का आरोप है कि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं, चाकू छुरी जैसे हथियार लाकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। समिति का कहना है कि ऐसे लोग न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं और जबरदस्ती कबूतर खाना फिर से शुरू कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए वो लेटर भी एक सरकार को देंगे। समिति ये भी पूछेगी कि घटना के दिन पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आगे भी इस तरह का आंदोलन या अड़चनें पैदा होगी तो वो भी लाखों लोगों के साथ मोर्चा निकालेंगे। इस संबंध में 13 अगस्त को सुबह 10 बजे दादर कबूतर खाना पर स्थानीय मराठी लोगों की भीड़ भी हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है। उन्होंने ये खत पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में लिखा है। संजय राउत ने गृह मंत्री से लेटर में सवाल पूछा है और उनके जवाब भी मांगे हैं।
संजय राउत ने पूछा है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है और कैसे है। उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सदन के बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो चले गए। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह अपना स्वास्थ्य बताया था। संजय राउत ने कहा कि ये सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है जो खबरों में नहीं है। उन्होंने अमित शाह से धनखड़ को लेकर सही जानकारी देने की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि 21 जुलाई की सुबह जगदीप धनखड़ राज्यसभा के मॉनसून सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय वे सामान्य थे। उससे पहले भी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि वो बीमार या इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की थी। इसके बाद उन्होंने अचानक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। उसी दिन शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफा कैसे दे दिया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने यह भी कहा है कि ये चौंकाने वाली बात है। इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ गायब है। 21 जुलाई से लेकर आज तक उनके ठिकाने के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। वो इस समय कहाँ है, उनकी हेल्थ कैसी है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अपने इस खत में संजय राउत ने यह भी कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों ने बार बार जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दिल्ली में अफवाह है कि उपराष्ट्रपति को उनके आवास में कैद किया गया है। वो वहां सुरक्षित नहीं है, उन्हें खतरा है। संजय राउत ने कहा कि सांसदों के बार बार प्रयास के बाद भी जगदीप धनखड़ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लोग चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में जगदीप धनखड़ की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो ये लेटर अमित शाह को लिख रहे हैं। इस लेटर में संजय राउत ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने सोचा कि आपसे ये जानकारी मांगना उचित होगा। राउत से पहले निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी जगदीप धनखड़ के सामने न आने पर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने कभी भी लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं सुना। उन्होंने ये भी कहा कि जगदीप धनखड़ के परिवार और करीबी लोग भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ कहाँ है और इसे बताना भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की गोपनीयता लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना है, लापता पीपी के बारे में नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो जुड़ी हुई है शरद पवार के दावे से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के दावे पर जोरदार पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोगों ने उनसे संपर्क कर राज्य की 288 में से 160 जीतने की गारंटी दी थी। इस पर फडणवीस ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे हैरानी होती है कि बड़े नेताओं के पास इस तरह के लोग चुनाव प्रभावित करने के विचार से आते हैं और ये नेता ऐसे मामलों में ना पुलिस की शिकायत करते हैं, ना चुनाव आयोग और ना ही उन पर कोई खुद कार्रवाई करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो इस सारी चीजों का इस्तेमाल कर देखना चाहते हैं? फडणवीस ने कहा कि अगर वे ऑफर लेकर आए थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पवार के बयान को फडणवीस ने महज एक स्टोरी बताई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने इस बार खुली चुनौती दी है कि कोई ईवीएम हैक करके दिखाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सका। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर जनादेश का अपमान करने का काम किया है। फडणवीस ने शरद पवार पर ओबीसी समाज को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में झटका मिलने के बाद अब इन्हें ओबीसी समाज याद आ रही है। जिस तरह से इन्होंने ओबीसी समुदाय को दरकिनार किया और जब उनके आरक्षण पर खतरा बन रहा है तब दोहरी भूमिका निभाई। उसे समाज भली भांति जानता है। अपनी जमीन तलाशने के लिए ये सब किया जा रहा है। सुनिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। कि मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार के सारे बड़े नेताओं के पास इस प्रकार से लोग भारत के चुनाव को प्रभावित करने का आइडिया लेकर जाते हैं और ये केवल एक दूसरे को मिलवाते हैं। ये न पुलिस में कंप्लेंट करते, न इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करते, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि क्या आपने उनका इस्तेमाल करके देखा? वो ऑफर लेकर आए थे तो इसलिए
इस प्रकार की बातें कहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टोरीज बनाने वाली बात है। चुनाव आयोग ने कई बार आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, ऐसा ओपन चैलेंज थ्रो किया था। 8-8 दिन तक कोई भी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, कोई कर नहीं पाया। आपके पास है कोई तो ले जाइए इलेक्शन कमीशन में। पर ये सब झूठी बातें बोलकर जनता ने जो हमें विजय दिया है, जो जनता ने हमको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को और जनता को अपमानित करना बंद कीजिए। 3 दशकों बाद ओबीसी की याद आई है, कैसा लगता है आपको? लगता है कि भाजपा के वोट बैंक पर नजर है? ये जो चुनाव में झटका पड़ा है ना, इसके कारण ओबीसी की याद आ रही है। जिस प्रकार से ओबीसी समाज को दरकिनार करने का काम इन्होंने किया, और जब भी ओबीसी समाज के ऊपर, ओबीसी आरक्षण के ऊपर खतरा मंडराया, तो इन्होंने दोगली भूमिका ली। ये ओबीसी ने देखा, इसलिए अब इनको लगता है कि अब अपनी जमीन वापस ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से शरद पवार ने दावा किया था, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कई सारे सवाल जो है वो शरद पवार से ही पूछ लिए हैं। देखना जरूरी है कि क्या शरद पवार इस पर जवाब देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।